हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। तो आज हम करेंगे यूनिट 2। हमारे सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। सो सेकंड यूनिट सबसे ज्यादा इजी है क्योंकि इसमें हमें बहुत इजी टॉपिक करना है, दैट इज फाइनेंशियल मार्केट्स। तो एक बार मैं आपको यूनिट 2 का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। इसमें हम जानेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होते हैं, क्या मेजर सेगमेंट्स होते हैं फाइनेंशियल मार्केट के, और इसमें हमारा जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमें डिटेल में मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट को पढ़ना है। सो बेसिकली छोटा सा ही कंसेप्ट हमने करना है कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होते हैं, क्या क्या चीजें उसमें आती हैं, उसके मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं, ये हम जानेंगे। सो एक बार ओवरव्यू में आपको बता देती हूँ फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, ये जानेंगे। मेन 4 सेगमेंट्स होते हैं फाइनेंशियल मार्केट के। वो 4 सेगमेंट्स कौन से हैं? मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट। सो फाइनेंशियल मार्केट के मेनली 4 सेगमेंट्स होते हैं: मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट। इसके अलावा आप 2 और बना सकते हो, जैसे डेरिवेटिव मार्केट हो गया या कमोडिटी मार्केट हो गया। अगर आप बनाना चाहो वो बना दो, वरना वो स्किप कर दो। सो मेन आप 4 सेगमेंट्स बना सकते हो: मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट, या अदर मार्केट्स बना के आप उसमें लिख सकते हो कमोडिटीज मार्केट एंड डेरिवेटिव्स मार्केट। समझ आ गया? अब हमारा फाइनेंशियल मार्केट और उसके चारों सेगमेंट्स, दैट इज मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट के बारे में हम एक ओवरव्यू जानेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है। अब फाइनेंशियल मार्केट क्या है? फाइनेंशियल मार्केट कैन बी डिफाइंड एज अ ट्रांसमिशन मैकेनिज्म बिटवीन इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कौन है? जो लेंडर्स हैं, एंड बोरोवर्स हैं, जिसमें फंड का ट्रांसफर होता है। तो मार्केट में ऑब्वियसली एक्सचेंज होगा, फंड ट्रांसफर होगा, किनके बीच में होगा? बोरोवर्स और लेंडर्स के बीच में होगा। सो मार्केट इज अ प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस। और जो फाइनेंशियल मार्केट है तो ऑब्वियसली ट्रेडिंग, बाइंग एंड सेलिंग किन चीजों की होगी? फाइनेंशियल एसेट्स की होगी। So financial market is a place where buyers and sellers participate in the trade of financial assets such as equities, bonds, currencies, derivatives, etc. ठीक है। और ऑब्वियसली जब हम फाइनेंशियल मार्केट की बात करेंगे तो मेनली जो चैनलाइजेशन ऑफ फंड्स होगा दैट वुड बी फ्रॉम द सरप्लस सेक्टर टू द डेफिसिट सेक्टर। इतना क्लियर हुआ? नेक्स्ट है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। अब हम ये फाइनेंशियल मार्केट पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? अब जब फाइनेंशियल मार्केट होगा तो एक मार्केट प्लेस बन जाएगी जहां पे बायर्स एंड सेलर्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे और एक्सचेंज का प्रोसेस होगा। सो मार्केट क्या करेगी? एक्ट एज अ लिंक करेगी। एक्ट एज अ लिंक, फाइनेंशियल मार्केट एक्ट एज अ लिंक। और इजी एक्सेसिबिलिटी होगी क्योंकि इजीली ट्रांसफर हो जाएंगे। इसमें सिर्फ मार्केटेबल सिक्योरिटीज नहीं आएंगी, नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी आएंगी। अब ये तो है नहीं कि फाइनेंशियल मार्केट में किसी के रेगुलेशंस भी होंगे, बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस इम्प्लाई होते हैं मार्केट में, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज इन्वॉल्व होते हैं। और फाइनेंशियल मार्केट जरूरी नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों इन्वेस्टमेंट्स के लिए होता है। शॉर्ट टर्म के लिए हमारे पास होते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एंड लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास होते हैं कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है। तो मेन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था दैट वाज व्हाट आर द सेगमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। जो यहाँ पे ऊपर टॉपिक भी मेंशन है ना, व्हाट आर द मेजर सेगमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मेन 4 सेगमेंट्स हैं फाइनेंशियल मार्केट की, दैट इज मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट। इसके बाद आप मेंशन कर सकते हो कमोडिटीज मार्केट, डेरिवेटिव्स मार्केट, ये सब मेंशन करना हो तो कर सकते हो। सो मेनली 4 सेगमेंट्स हम पढ़ते हैं वैसे: मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट। अब इनको थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू जानते हैं इनका। जो हमारी शॉर्ट टर्म एक्सचेंज है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स में जब हम डील करते हैं वो हो जाती है मनी मार्केट। मनी मार्केट ओवरनाइट से लेके जो शॉर्ट टर्म फंड्स हैं जिनकी बहुत ज्यादा हाई लिक्विडिटी है उनके साथ डील करती है। मनी मार्केट रेफर्स टू द मार्केट फॉर द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स दैट आर वेरी क्लोज सब्सटीट्यूट्स फॉर मनी। इसमें जो एक्सचेंज होता है या जो भी होता है वो फॉर ओवरनाइट या फॉर द शॉर्ट टर्म फंड्स होता है जो कि हाईली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स में जो चीजें अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे हमारे टॉपिक में है। तो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या आ जाएगा? जैसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स आ गया, कमर्शियल पेपर आ गया, कमर्शियल बिल्स आ गया, कॉल और नोटिस मनी आ गया और ट्रेजरी बिल्स आ गया। So these are some of the main instruments of the money market: call money, notice money, treasury bills, certificate of deposit, commercial paper, commercial bills। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट को हम लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज के साथ डील करते हैं जो एक साल से ज्यादा के लिए होती हैं, और इसमें बेसिकली हम 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं कैपिटल मार्केट को ऑन द बेसिस ऑफ इशुएंस ऑफ द सिक्योरिटीज। पहला हो जाता है प्राइमरी मार्केट और दूसरा हो जाता है सेकेंडरी मार्केट। कैपिटल मार्केट को हमने 2 सेगमेंट्स में डिवाइड किया, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में हम क्या करते हैं? न्यू इशू ऑफ सिक्योरिटीज करते हैं, और सेकेंडरी मार्केट में हम जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज हैं उनमें ट्रेड करते हैं। सबसे पहले हमने जाना कि मनी मार्केट क्या है जो कि शॉर्ट टर्म के लिए है, कैपिटल मार्केट क्या है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए है, और हमने कैपिटल मार्केट को 2 चीजों में स्प्लिट अप किया:
प्राइमरी मार्केट एंड द सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में न्यू इशू है और सेकेंडरी मार्केट में एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज के साथ हम ट्रेडिंग करते हैं। नेक्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो ऑब्वियसली अगर हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की बात कर रहे हैं तो नेशंस बीच आपस में ट्रेड कर रहे हैं, जो भी द रेट ऑफ ट्रेड है वो जितने भी मनी स्टैंडर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। तो अगर आपको मनी एक्सचेंज मार्केट के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू जानना है वो ये है कि मनी एक्सचेंज मार्केट में ना बेसिकली दो करेंसीज होती हैं, एक होती है बेस करेंसी और एक होती है टर्म्स करेंसी। बेस करेंसी क्या है? द बेस करेंसी इज द फर्स्ट करेंसी इन द करेंसी पेयर एंड द सेकंड करेंसी इज कॉल्ड टर्म्स करेंसी। तो जो फर्स्ट करेंसी है वो बेस करेंसी है, जो सेकंड करेंसी है वो है हमारी टर्म्स करेंसी। कहते हैं जैसे हमने एक्सचेंज रेट्स को कोड किया एज पर द बेस करेंसी, तो एक्सप्रेशन होगा डॉलर रूपी। तो डॉलर पहले आया, तो जो डॉलर है दैट इज बीइंग कोटेड इन द टर्म्स ऑफ रुपीज। सो डॉलर हमारी बेस करेंसी है और जो रुपी है वो हमारी टर्म्स करेंसी है। तो जैसे हम डॉलर रुपी बोलते हैं, सो दो करेंसीज हो गई, जो पहले वाली हो गई वो बेस हो गई और जो सेकंड वाली हो गई वो टर्म हो गई। सो डॉलर इज बीइंग कोटेड इन टर्म्स ऑफ रुपीज। ठीक है, डॉलर इज बीइंग कोटेड इन टर्म्स ऑफ रुपीज। सो डॉलर इज हमारी बेस करेंसी एंड इन टर्म्स ऑफ रुपी है तो रुपी इज हमारी टर्म करेंसी। उसके अलावा जो कोटिंग होती है वो दो तरह की कोट्स हो सकते हैं इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। कोट क्या है? प्राइस ऑफ अ करेंसी। सो कोटिंग डायरेक्ट कोड हो सकता है और इनडायरेक्ट कोड हो सकता है। डायरेक्ट कोड का मतलब है अ डायरेक्ट कोड इज द प्राइस फॉर 1 यूनिट ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी इन द टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। तो डायरेक्ट कोड में हम किसका प्राइस कोड करते हैं? डोमेस्टिक करेंसी का। और इनडायरेक्ट कोड में हम प्राइस कोड करते हैं फॉर द 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इन द टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। सो अगर आपको थोड़ा सा ओवरव्यू लिखना आया फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का, बेस करेंसी समझा सकते हो, टर्म्स करेंसी समझा सकते हो। उसके अलावा आप मेंशन कर सकते हो कि जो कोड्स हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में वो दो कोड्स हो सकते हैं, या तो डायरेक्ट कोड और एक इनडायरेक्ट कोड। डायरेक्ट मतलब हम डोमेस्टिक करेंसी को इन द टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी कोड कर रहे हैं, और इनडायरेक्ट कोड में हम फॉरेन करेंसी को इन द टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी कोड कर रहे हैं। और जो ट्रांजेक्शन है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में वो तीन बेसिस पर हो सकती है, ऑन फॉरवर्ड बेसिस, ऑन स्पॉट बेसिस एंड ऑन स्वैप बेसिस। सो जो ट्रांजेक्शन है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में वो थ्री टाइप्स की हो सकती है, फॉरवर्ड बेसिस, स्पॉट बेसिस एंड स्वैप बेसिस। अभी हमारा लास्ट छोटा सा टॉपिक रहेगा दैट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट। चौथा एलिमेंट है हमारा फाइनेंशियल मार्केट का, दैट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट। अब जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट है उसमें क्या है, गवर्नमेंट को कई बार क्या होता है उनकी ना शॉर्टेजेस आ जाती है, उनके पास इतना पैसा नहीं होता फॉर द वर्किंग कैपिटल, या फिर कई बार करंट कैश नीड्स के लिए, या कई बार गवर्नमेंट को क्या करना होता है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना होता है। सो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, सिक्योरिटीज को इशू करती है ताकि वो फाइनेंस कर सके क्रिएशन ऑफ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज जो उनकी करंट कैश नीड्स है उनको मीटअप करने के लिए। सो डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं गवर्नमेंट के पास सिक्योरिटीज अपने इशू करके पैसों को रेज करने का। ठीक है, और जो मेन प्लेयर्स हैं इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वो कौन कौन से हैं, जैसे कमर्शियल बैंक्स हो गए, प्राइमरी डीलर्स एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए, ये मेन प्लेयर्स हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के। वैसे तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पूरा कभी आने ही नहीं वाला फुल क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, बट मेनली जब हम मेजर सेगमेंट समझाएंगे फाइनेंशियल मार्केट के, सो हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी हमारा एक एलिमेंट है तो उसको हमें अच्छे से पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ, जो टी बिल्स हैं दैट इज ट्रेजरी बिल्स, वो भी गवर्नमेंट इशू करती है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स कि जिस तरीके से गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज से डील करके अपनी करंट कैश नीड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन की नीड्स को मीट अप करती है। सो जो ट्रेजरी बिल्स हैं वो बेसिकली तीन कैटेगरीज में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक हो सकते हैं ऑन टैप बिल्स, एक होते हैं एडहॉक बिल्स और एक होते हैं ऑक्शन्ड टी बिल्स। और जो ऑक्शन्ड वाले टी बिल्स है ना, इसको गवर्नमेंट या तो मल्टीपल प्राइस ऑक्शन पे कर सकती है सेल, या फिर यूनिफॉर्म प्राइस ऑक्शन पर सेल कर सकती है। सो टी बिल्स आर द एग्जांपल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो कि तीन कैटेगरीज में होते हैं, ऑन टैप, एडहॉक एंड ऑक्शन्ड। और ऑक्शन में मल्टीपल प्राइसेस पे हो सकती है या एक यूनिफॉर्म प्राइस पर हो सकती है। और उसके अलावा अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, जो टी बिल्स है ना ये यूजुअली शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स है, मतलब मनी मार्केट का भी ये पार्ट होते हैं। सो ये या तो 91 डेज के लिए या 182 डेज के लिए या 364 डेज के लिए इशू होते हैं। मतलब टी बिल्स आर ईदर इशूड फॉर 3 मंथ्स, 6 मंथ्स या फिर अ ईयर। ठीक है, समझ आया। और अभी थोड़ा सा कंसेप्ट बीच में भी आया था कि 14 डेज के लिए भी हुआ था स्टार्ट टी बिल्स, तो अब इसके बारे में भी मेंशन करके आ सकते हो। अभी आपको मैंने बता दिया कि जो फाइनेंशियल मार्केट है उसमें चार सेगमेंट्स हैं, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। बट आपके सिलेबस में डिटेल में हमने जो पढ़ना है अभी इस यूनिट में वो है मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी जो टॉपिक हमने करना है दैट इज मनी मार्केट, जिसमें हम जानेंगे कॉल मनी, मनी मार्केट के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे 6 इंस्ट्रूमेंट्स हम पढ़ेंगे, कॉल मनी मार्केट, बिल मार्केट, रेपो मार्केट, टी बिल्स, कमर्शियल पेपर एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। ये हम हमेशा जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। सो काफी चीजें हमें पता होंगी, थोड़े से क्रिटिकल पॉइंट्स है वो मैं आपको भी बता दूंगी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो मनी मार्केट है रेफर्स टू द मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स।
सो जो मनी मार्केट है दैट इज फॉर द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स विच आर वेरी क्लोज सब्सटीट्यूट्स ऑफ लिक्विड फाइनेंशियल क्लेम्स। मतलब एक तरह से ये मनी का ही सब्सटीट्यूट होते हैं जो मनी मार्केट के मेजर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, क्योंकि हम मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए डील करते हैं। अब शॉर्ट टर्म से मेरा मतलब क्या है? शॉर्ट टर्म से मतलब है अ पीरियड लेस देन और इक्वल टू 365 डेज। मतलब जो लेस देन 1 ईयर वाली सिक्योरिटीज हैं दे वुड बी द पार्ट ऑफ मनी मार्केट। सो मनी मार्केट में अगर आपको ओवरनाइट के लिए पैसा चाहिए या शॉर्ट टर्म फंड्स चाहिए जो कि हाईली लिक्विड है और जिनका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो शॉर्ट टर्म है, दैट इज लेस देन 1 ईयर है, दे वुड बी द पार्ट ऑफ मनी मार्केट। अभी फीचर्स क्या है इंडियन मनी मार्केट के? मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली वर्ड यूज कर रही हूँ इंडियन मनी मार्केट। कई बार एग्जामिनर पूछ सकता है कि व्हाट आर द फीचर्स एंड टेल अबाउट द इंडियन मनी मार्केट। आप इंस्ट्रूमेंट समझा दोगे, मनी मार्केट समझा दोगे, बट थोड़ा सा हमें आइडिया होना चाहिए इंडियन मनी मार्केट परस्पेक्टिव से। मेन बात क्या है, इंडियन मार्केट जो है वो बहुत ही ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है। सो एग्जिस्टेंस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, इंटीग्रेशन की बहुत ज्यादा एब्सेंस है। अब देखो कहाँ पे क्या इंटरेस्ट है, कहीं पे कहीं और इंटरेस्ट रेट चल रहा है। सो देयर इज वेरियस डाइवर्सिटीज इन द मनी इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है, सीजनैलिटी ऑफ फंड्स बहुत ज्यादा है, एब्सेंस ऑफ बिल मार्केट है, नो कॉन्टैक्ट विद द फॉरेन मार्केट मनी। तो जो फॉरेन मनी मार्केट है उसके साथ काफी दिक्कतें आती हैं, उससे वो उन चीजों से कॉन्टैक्ट बहुत कम है। उसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लिमिटेड पार्टिसिपेंट्स हैं, लिमिटेड सेकेंडरी मार्केट है। ये इसे क्रैम करने की नीड नहीं है, एक बार जस्ट रीड आउट कर लिया तो आपको ओवरव्यू मिल जाएगा थोड़ा सा। एग्जिस्टेंस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, एब्सेंस ऑफ इंटीग्रेशन, डाइवर्सिटी इन मनी रेट्स, सीजनैलिटी ऑफ फंड्स, एब्सेंस ऑफ बेल मार्केट, नो कॉन्टैक्ट विद द फॉरेन मार्केट मनी, लिमिटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लिमिटेड सेकेंडरी मार्केट है एंड लिमिटेड पार्टिसिपेंट्स है। थोड़ा सा आइडिया हो गया इंडियन मनी मार्केट का। और अभी हम जानेंगे व्हाट आर द पार्टिसिपेंट्स इन इंडिया इन द मनी मार्केट। अब आपको पता है कि आपको शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स चाहिए, सबको शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स चाहिए होते हैं। सो सारे के सारी चीजें कवर हो जाएंगी मनी मार्केट में मेजरली। फॉर एग्जांपल आरबीआई, म्यूचुअल फंड्स, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउसेस, बैंक्स, कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स, एनबीएफसीज, स्टेट गवर्नमेंट्स, प्रोविडेंट फंड्स, पीएसयूज। एक बार रीड आउट कर लो, ये जरूरी नहीं सारे मेंशन करके आए हैं, थोड़े से याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। मेजर आप लिख सकते हो आरबीआई, म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स, कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स, एनबीएफसी, स्टेट गवर्नमेंट, प्रोविडेंट फंड्स, पीएसयूज, ये सारी चीजें क्या है? दे आर द प्लेयर्स ऑफ द मनी मार्केट। अब जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या है? टेल अबाउट द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स इन डिटेल। मनी मार्केट समझा देना, मनी मार्केट के फीचर समझा देना, मनी मार्केट के प्लेयर समझा देना। उसके बाद हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें ये 6 इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने हैं मनी मार्केट के। तो मनी मार्केट के हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो है सबसे पहले टी बिल्स। टी बिल्स का मतलब है ट्रेजरी बिल्स। सेकेंड है कॉल या फिर नोटिस मनी मार्केट। थर्ड इज कमर्शियल पेपर। फोर्थ इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। फिफ्थ इज कमर्शियल बिल्स एंड सिक्स्थ इज रेपो मार्केट। तो हम ये 6 इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने वाले हैं। टी बिल्स, कॉल और नोटिस मनी, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल बिल्स एंड रेपो मार्केट। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स का मतलब है टी बिल्स। ठीक है, टी बिल्स क्या है? टी बिल्स शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है जो कौन इशू करता है? आरबीआई। आरबीआई किसके बिहाफ पर करता है? गवर्नमेंट के बिहाफ पर करता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी है, उन्हें शॉर्ट टर्म शॉर्टफॉल होता है पैसों का, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के कहने पर आरबीआई टी बिल्स को इशू करता है। ठीक है, यूजुअली जो टी बिल्स होते हैं वो डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं, और जब टी बिल्स की पेमेंट होती है दे आर पेड एट द पार। ठीक है, रीपेड एट द पार ऑन मैच्योरिटी एंड व्हेन द टी बिल्स आर इशूड दे आर इशूड एट अ डिस्काउंट। और जो टी बिल्स हैं वो 91 डेज, 182 डेज और 365 डेज के लिए इशू होते हैं, जो मैंने टाइम के अकॉर्डिंग बताया। तो 3 कैटेगरीज में हम क्लासिफाई कर सकते हैं टी बिल्स को ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी, दैट इज 3 मंथ्स, 6 मंथ्स एंड 12 मंथ्स। तो 3 कैटेगरीज आप मेंशन करके आ सकते हो। उसके अलावा अगर आपको टी बिल बाय करना है तो मिनिमम अमाउंट कितनी चाहिए? टी बिल के लिए जो मिनिमम अमाउंट चाहिए दैट इज 25,000 एंड 25,000 के मल्टीपल्स पर। मतलब या तो आप 25,000 का ले सकते हो या 50,000 का, या 25,000 के मल्टीपल्स में ले सकते हो। ठीक है, अभी पार्टिसिपेंट्स क्या हैं टी बिल्स के? आरबीआई, म्यूचुअल फंड्स, प्राइमरी डीलर्स, प्रोविडेंट फंड्स, कॉर्पोरेट हाउसेज वगैरह। और ये तो हमने पढ़ा था टाइम के बेसिस पर टी बिल्स हम 3 कैटेगरीज में कर सकते हैं, 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज। ठीक है, उसके अलावा 3 कैटेगरीज हैं टी बिल्स की, वो क्या है? ऑन टैप बिल्स, एडहॉक बिल्स एंड ऑक्शन बिल्स। तो 3 कैटेगरीज हैं टी बिल्स की, ऑन टैप बिल्स, एडहॉक बिल्स एंड ऑक्शन टी बिल्स। तो जो ऑन टैप वाले बिल्स हैं ये कभी भी हम खरीद सकते हैं आरबीआई से, और जो ऑक्शन वाले हैं, ऑक्शन वाले टी बिल्स या तो आरबीआई मल्टीपल प्राइस ऑक्शन करेगा या यूनिफॉर्म प्राइस ऑक्शन करेगा। सो ये दो तरह के ऑक्शन हो सकती है, मल्टीपल प्राइस और यूनिफॉर्म प्राइस। और ऑब्वियसली जब ऑक्शन होगी तो बिडिंग होगी, तो बिडिंग भी दो तरह की हो सकती है, बिडिंग कॉम्पिटिटिव बिडिंग हो सकती है या फिर नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग हो सकती है। सो अभी तक हमने पढ़ा टी बिल्स दो की, ट्रेजरी बिल्स हैं दो, जो टाइम पीरियड के बेसिस पे 3 कैटेगरीज पे है, 91 डेज, 182 डेज एंड 365 डेज। और अगर हम वैसे बात करें तो 3 तरह के हैं, ऑन टैप बिल्स, एडहॉक बिल्स एंड ऑक्शन बिल्स।
एंड मिनिमम अमाउंट क्या है टी बिल्स की, दैट इज 25,000 मिनिमम अमाउंट है और 25,000 के मल्टीपल्स पर। इशू कौन करता है, आरबीआई। किसके कहने पे करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज कॉल मनी एंड नोटिस मनी। कॉल मनी मतलब अगर आपको छोटे से टाइम ओवरनाइट के लिए पैसा चाहिए, दैट इज कॉल मनी। नोटिस मनी मतलब अगर आपको 2 दिन से लेके 14 दिन तक पैसा चाहिए, दैट इज नोटिस मनी। और अगर आपको 14 दिन से 365 डेज के लिए पैसा चाहिए तो दैट इज कॉल्ड टर्म मनी। सो 3 कंसेप्ट हैं, कॉल मनी, नोटिस मनी एंड टर्म मनी। कॉल मतलब सिर्फ ओवरनाइट, नोटिस मतलब 2 to 14 डेज एंड टर्म मनी मतलब मोर देन 14 डेज बट लेस देन 365 डेज। सो नोटिस और कॉल मनी क्या है, इंटर बैंक डीलर्स हैं। मतलब इंटर बैंक अगर आपस में बैंकों को पैसा चाहिए, सो नॉन कोलेटरलाइज्ड वे है इंटर बैंक मार्केट का। अगर ओवरनाइट फंड्स चाहिए सो दैट इज द पार्ट ऑफ कॉल मनी और ओवरनाइट मनी। अगर अप टू द पीरियड ऑफ 14 डेज चाहिए, दैट इज द पार्ट ऑफ नोटिस मनी। ठीक है। ये मेनली क्यों लेते हैं इंटरबैंक, क्योंकि आपको पता है कि जो बैंक्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। तो कई बार बैंक्स इन रिक्वायरमेंट्स को सीआरआर वगैरह को फुलफिल नहीं कर पा रही होती, सो वो इंटरबैंक थोड़ा पैसा ले लेते हैं ताकि वो इन रिक्वायरमेंट्स को मीटअप कर सके। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट इज कमर्शियल पेपर। नाम से क्लियर हो रहा है कमर्शियल पेपर। तो कमर्शियल पेपर यूजुअली कौन इशू करता है, कॉर्पोरेट्स इशू करते हैं। समझ आया। तो इट इज एन अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट नेगोशिएबल एंड ट्रांसफरेबल बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी विद अ फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड। सो कमर्शियल पेपर की एक फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड होती है। यूजुअली हैवी डिस्काउंट्स पर दिए जाते हैं, क्रेडिट वर्दी कॉर्पोरेट हाउसेज द्वारा दिए जाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को मीटअप करना पड़ता है। सो कमर्शियल पेपर कौन देता है, कॉर्पोरेट हाउसेज देते हैं, क्रेडिट वर्दी वाले कॉर्पोरेट हाउसेज देते हैं। ठीक है। यूजुअली जो पीरियड होता है इसका कमर्शियल पेपर का, ये होता है 15 डेज टू 365 डेज। क्योंकि कमर्शियल पेपर आपको पता है कि मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है तो ऑब्वियसली 365 डेज से कम ही होगा। ठीक है। और ये ऐसे नहीं कि कोई भी कंपनी में उठा के कमर्शियल पेपर इशू कर सकती है, ओनली द ब्लू चिप कंपनीज जो या फाइनेंशियली साउंड कंपनीज हैं या वो वाली कंपनीज जिनकी रेटिंग P1 और P2 है बाय द क्राइसिल, वही या बाकी क्राइटेरियाज को जो मीटअप कर रही हैं वही कमर्शियल पेपर इशू कर सकती हैं। ठीक है। क्राइटेरियाज होते हैं ब्लू चिप कंपनीज या जो रेटिंग्स जिनकी अच्छी होती है, जो क्रेडिट वर्दी कंपनीज होती हैं। कि थोड़ा सा अनसिक्योर्ड इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट ने इशू करी, कंपनीज इशू करी है, बट इतना भी अनसिक्योर्ड नहीं है क्योंकि जो कंपनी है उनकी जो रेटिंग्स है या क्रेडिट वर्दीनेस है वो अच्छी होती है। ठीक है। और जो कमर्शियल पेपर है ये 5 लाख के डिनोमिनेशन या उसके मल्टीपल्स पर इशू होता है। अभी हमने जो टी-बिल्स पढ़ा था वो 25,000 के डिनोमिनेशन में था। कॉल और नोटिस मनी में ऐसा कुछ डिनोमिनेशन नहीं था। कमर्शियल पेपर का जो डिनोमिनेशन था दैट इज 5 लाख और मल्टीपल्स देयर ऑफ। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। नेक्स्ट इज सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स। सर्टिफिकेट ऑफ जो डिपॉजिट है ये डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा होता है कि आपने इतना पैसा इतने स्पेसिफाइड पीरियड पर इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दिया है। तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा टू डिपॉजिटर्स कि उनका पैसा बैंक में इतने टाइम के लिए इतने रेट पर इतने इंटरेस्ट रेट पर क्या रहेगा, डिपॉजिट रहेगा। ये एक हाईली सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है क्योंकि जो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट है वो बहुत ज्यादा कम होता है। तो जो सीडीज है मतलब सर्टिफिकेट ऑफ जो कमर्शियल पेपर है वो मैंने आपको बताया कॉर्पोरेट इशू करते हैं, बट जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स है ये बैंक्स इशू करते हैं। सो कौन कौन इशू कर सकता है, मेनली सीडीज दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एक्सक्लूडिंग आरबीज एंड लोकल एरिया बैंक्स। उसके अलावा ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनके लिए कुछ क्राइटेरिया फिक्स होते हैं, अगर उनको सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो सीडीज को इशू कर सकते हैं, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को। जो कमर्शियल पेपर की डिनोमिनेशन थी दैट वाज 5 lakhs एंड द मल्टीपल्स देयर ऑफ, बट जो मिनिमम अमाउंट ऑफ सीडी है दैट शुड बी 1 lakh एंड द मल्टीपल्स देयर ऑफ। ठीक है। सो मिनिमम अमाउंट दैट could be accepted from a single subscriber should not be less than 1 lakh, और 1 लाख या 1 लाख के मल्टीपल्स पर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू होता है। जो सीडीज हैं ये फिजिकली फॉर्म में फिजिकली ट्रांसफरेबल होती हैं बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। अगर मतलब जो सीडीज है ना बेसिकली देखो वो दो तरह से हो सकती है, या तो आपने सीडी जो लिया है मतलब जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट लिया है अगर तो आपने फिजिकली लिया है तो वो फ्रीली ट्रांसफरेबल है बाय एंडोर्समेंट और बाय डिलीवरी, या आप जो सीडीज हैं वो डीमैट फॉर्म में ले रहे हो मतलब ऑनलाइन ले रहे हो। सो जो भी प्रोसीजर्स एप्लीकेबल हैं डीमैट सिक्योरिटीज पर उसके अकॉर्डिंग आप उसका ट्रांसफर वगैरह कर सकते हो जो आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है। ठीक है। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट इज कमर्शियल बिल्स। कमर्शियल बिल्स आपको बिल से ही क्लियर हो रहा है। बिल ऑफ एक्सचेंजेस क्या होते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो सेलर मतलब ड्रॉयर ड्रॉ करता है ऑन द बायर या ड्रॉई, जितने भी गुड्स की वैल्यूज उसको रिसीव होती है उनको हम बोलते हैं नॉर्मल ट्रेड बिल्स। बट जब वो ट्रेड बिल्स कमर्शियल बैंक्स एक्सेप्ट कर लेते हैं तब हम उनको बोलते हैं कमर्शियल बिल्स। आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज पता है कौन ड्रॉई पे ड्रॉ करता है जब वो गुड्स वगैरह लेता है, बट जब वो बिल्स कमर्शियल बैंक्स एक्सेप्ट कर लेते हैं दे आर कॉल्ड द कमर्शियल बिल्स। सो कमर्शियल बिल्स एनहांसेस द लायबिलिटी टू मेक पेमेंट ऑन द फिक्स्ड डेट, क्योंकि आपने गुड्स क्रेडिट पर खरीदी है तो जब ये बैंक एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपके लिए ऊपर लायबिलिटी आ जाती है कि आपको उसी फिक्स्ड डेट को क्या देना है, पैसा देना है।
जो आपके कमर्शियल बिल्स हैं वो दो हम अलग अलग कैटेगरीज के अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर सकते हैं। या तो हो सकते हैं डिमांड बिल्स या हो सकते हैं यूसेंस बिल्स। डिमांड बिल्स क्या है कि जब डिमांड करी तभी आपको प्रेजेंटेशन करनी होगी पेमेंट की। यूसेंस बिल्स क्या है, आपको जो वो टाइम पीरियड निकल गया या जो डेट है उस डेट पर आपको पैसा देना पड़ेगा। उसके अलावा जो कमर्शियल बिल्स हैं वो क्लीन बिल्स भी हो सकते हैं या डॉक्यूमेंट्री बिल्स भी हो सकते हैं। अगर वो इनलैंड में है तो इनलैंड बिल्स भी हो सकते हैं या फॉरेन बिल्स भी हो सकते हैं। उसके अलावा जो बिल्स हैं दे कैन बी एक्सपोर्ट बिल्स और इंपोर्ट बिल्स। सो आप ऐसे मल्टीपल कैटेगरीज डिवाइड कर सकते हो अगर आपको लेंथी करना है कमर्शियल बिल्स को। सो कमर्शियल बिल इनलैंड, फॉरेन लैंड, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, क्लीन, डॉक्यूमेंट्री और यूसेंस और डिमांड, ऐसे हम अलग अलग कैटेगरीज पर क्लासिफाई कर सकते हैं कमर्शियल बिल्स को। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज रेपो मार्केट। रेपो मार्केट हमारा लास्ट इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट का। तो रेपो मार्केट क्या है, रेपो का मतलब होता है रीपर्चेज एग्रीमेंट। क्या होता है, रीपर्चेज एग्रीमेंट। ठीक है। इसमें क्या होगा, रेपो मार्केट में जो होल्डर ऑफ सिक्योरिटीज है वो सेल कर देगा अपनी सिक्योरिटीज विद एन एग्रीमेंट टू रीपर्चेज एट अ प्री डिटरमाइंड रेट एंड डेट। तो पहले ही प्री डिटरमाइंड डेट और रेट डिसाइड हो जाएगा कि हम इतनी इतनी डेट को जो हमने ये सिक्योरिटीज बेची थी हम इनको रीपर्चेज कर लेंगे। अगर आपको रेपो, आपको मैंने बताया रेपो क्या होता है, रीपर्चेज एग्रीमेंट। रेपो को हम कई बार बोलते हैं रेडी फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन्स, मतलब हम रेडी फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन्स भी बोलते हैं रेपो को। इसका मतलब है funding by selling a security held on spot या ready basis and repurchasing them on the forward basis। ठीक है, समझ आ गया इतना। अब आपको टाइप्स ऑफ रेपो भी पूछ सकते हैं, इनका इतना अंदर डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, आपको मेनली इनका नाम पता होना चाहिए। तो इनके नेम्स क्या क्या हैं, तो टाइप्स ऑफ रेपो में आप जस्ट इनके नाम नाम याद कर लेना। पहला है बाय सेल बैक रेपो, पहला कौन सा है, बाय सेल बैक रेपो। दूसरा है क्लासिक रेपो। थर्ड है बोरो बॉन्ड लेंडिंग या बोरोइंग रेपो, बोरोइंग रेपो याद कर लो या आप याद कर लो। फोर्थ इज ट्राई पार्टी रेपो। हमने देखो सबसे पहले हमने ना, हम पढ़ रहे हैं मनी मार्केट, मनी मार्केट के हमने सारे इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ लिए जो कि हमारे सिलेबस में है। तो अभी हमारा लास्ट टॉपिक इसमें था रेपो मार्केट। रेपो मार्केट मैंने आपको बताया कि रीपर्चेज एग्रीमेंट होता है। तो इसमें पहले ही बता देता है कि इस रेट पे इतने तारीख को मैं दोबारा से रेट बाय कर लूंगा। टाइप्स ऑफ रेपो बेसिकली चार टाइप्स का हो सकता है, बाय बैक रेपो, क्लासिक रेपो, बॉन्ड लेंडिंग या बोरोइंग रेपो और ट्राई पार्टी रेपो। समझ आ गया। इसमें ट्राई पार्टी में नाम से ही क्लियर हो रहा है, एक कॉमन कस्टोडियन या क्लियरिंग एजेंसी होती है जो कि सेटलमेंट करवाती है। बॉन्ड लेंडिंग और बोरोइंग रेपो में क्या होता है, फिक्स्ड पीरियड इन रिटर्न या फी, फिक्स पीरियड ऑफ रिटर्न होता है जिसमें आपको एक फी पे करनी पड़ती है। क्लासिक मतलब इनिशियल सेल हो जाता है और एक साइमल्टेनियस एग्रीमेंट हो जाता है कि हम इतनी इतनी डेट को लेटर ऑन परचेज कर लेंगे। ये सिंपली इनके जस्ट नाम याद कर जाना। अभी हमारा लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, कैपिटल मार्केट। जैसे हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट में हमारे चार सब सेगमेंट्स हैं, उसमें से हमने मनी मार्केट अच्छे से कर लिया। अब हमारा दूसरा सिलेबस में डिटेल में टॉपिक है कैपिटल मार्केट। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छे से बताया था कि हम कैपिटल मार्केट को दो मार्केट में फर्दर स्प्लिट अप कर सकते हैं, एक तो प्राइमरी मार्केट और एक सेकेंडरी मार्केट। समझ आ गया। इसमें इसमें से ना एक और चीज हम क्लियर करते हैं अभी, कैपिटल मार्केट का मतलब क्या होता है। Capital market refers to facilitates an institutional arrangement through which long term funds, तो कैपिटल मार्केट से जो फंड्स रेज होते हैं दैट इज फॉर द लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग पीरियड का मतलब एक साल से ज्यादा के लिए। अब जो फंड्स रेज या इन्वेस्ट किए जाते हैं वो किस फॉर्म में हो सकते हैं, वो डेट की फॉर्म में भी हो सकते हैं, इक्विटीज की फॉर्म में भी हो सकते हैं। समझ आया। कैपिटल मार्केट से जो फंड्स रेज होते हैं दे आर फॉर द लॉन्गर पीरियड। ठीक है। और करेक्टरिस्टिक्स क्या है कैपिटल मार्केट की, लर्न करने की नीड नहीं है, जस्ट एक बार पढ़ लो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लिंक करता है बोरोअर और लेंडर को, कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, टाइमली इंफॉर्मेशन पता लगती रहती है। कैपिटल मार्केट में प्राइमरी मार्केट भी आएगी, सेकेंडरी मार्केट भी आएगी, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है और कैपिटल मार्केट में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अगर आपने अपना सिलेबस ध्यान से देखा हो तो हमारे टॉपिक्स हैं कैपिटल मार्केट के, कि कैपिटल मार्केट के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, कैश स्पॉट मार्केट क्या होती है या डेरिवेटिव मार्केट क्या होती है, इक्विटी एंड डेट मार्केट क्या होती है। अब इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ, देखो भी ध्यान से समझना। बेसिकली जो कैपिटल मार्केट है ना उसको हम दो सेगमेंट्स में तोड़ देते हैं, एक तो प्राइमरी मार्केट, एक सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट कौन सी मार्केट है, प्राइमरी मार्केट वो वाली मार्केट है जिसमें न्यू इशू ऑफ सिक्योरिटीज होता है, मतलब जब हम न्यू सिक्योरिटीज को इशू कर रहे हैं दैट इज द पार्ट ऑफ प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में क्या है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज हैं उनमें ट्रेडिंग अप हो रही है। इतना क्लियर हुआ। अभी जो हमारे सब्जेक्ट है उस वाइज हम समझते हैं जो हमारा सिलेबस है। जो टाइप्स है कैपिटल मार्केट का वो हम दो बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इशुएंस ऑफ सिक्योरिटी, कि किस क्या सिक्योरिटीज नई इशू हो रही हैं या एग्जिस्टिंग। उस बेसिस पे तो हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं प्राइमरी मार्केट की और सेकेंडरी मार्केट की। एक तो ये वे हो गया क्लासिफाई करने का।
समझ आ गया। और दूसरा भी हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कि जो इंस्ट्रूमेंट हम इशू कर रहे हैं वो कैसा इंस्ट्रूमेंट है। इक्विटी मार्केट हो सकती है, डेट मार्केट हो सकती है, या फिर डेरिवेटिव मार्केट हो सकती है। सो हम दोनों बेसिस पे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ इशुएंस, जिसमें हम क्लासिफाई करेंगे कैपिटल मार्केट इनटू द प्राइमरी मार्केट एंड द सेकेंडरी मार्केट। उसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें हम मार्केट को तोड़ेंगे या स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी मार्केट, डेट मार्केट या फिर डेरिवेटिव्स मार्केट। समझ आ गया। अब ये हर एक कैटेगरी को हम ध्यान से पढ़ते हैं। मैंने बिल्कुल ज्यादा डाटा नहीं ऐड किया इसमें, थोड़ा थोड़ा ही डाटा समझाने की कोशिश की है। देखो इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक आ जाता है प्राइमरी मार्केट। मैंने आपको पहले ही बताया प्राइमरी मार्केट मतलब न्यू इशू करना, हम शेयर्स को क्या कर रहे हैं, न्यूली इशू कर रहे हैं। तो प्राइमरी मार्केट में मेन ये 4 चीजें आएंगी: पब्लिक इशू, राइट इशू, बोनस इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट। पब्लिक इशू का मतलब है आप पब्लिक को शेयर्स ऑफर कर रहे हो, मतलब न्यू शेयर्स ऑफर कर रहे हो। सो पब्लिक इशू में हम फर्दर 2 पार्ट्स में स्प्लिट अप कर सकते हैं: इनिशियल पब्लिक ऑफर जिसको हम आईपीओ बोलते हैं, या फिर फर्दर पब्लिक ऑफर जिसको हम एफपीओ बोलते हैं। राइट इशू का मतलब है आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही नए शेयर्स दे रहे हो, दैट इज राइट इशू। और बोनस इशू मतलब आप बोनस में शेयर्स दे रहे हो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, ठीक है। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है? प्राइवेट प्लेसमेंट 3 टाइप की हो सकती है: प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट और इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम्स। सो अभी हम प्राइमरी मार्केट पढ़ रहे हैं। प्राइमरी मार्केट में हमने ये जाना कि हम न्यू शेयर्स को इशू करते हैं, ठीक है। और उसको करने के 4 तरीके हैं: पब्लिक इशू, राइट इशू, बोनस इशू और प्राइवेट प्लेसमेंट। जो पब्लिक इशू है वो आईपीओ भी हो सकता है, एफपीओ भी हो सकता है। उसके अलावा जो प्राइवेट प्लेसमेंट है उसमें प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हो सकती है, या क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट हो सकती है, या इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम्स हो सकते हैं। आई होप सबको प्राइमरी मार्केट क्लियर हो गया होगा। अभी हम नेक्स्ट जानेंगे सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, ठीक है। तो सेकेंडरी मार्केट क्या है? सेकेंडरी मार्केट एनेबल्स द पार्टिसिपेंट्स जिनके पास पहले ही एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज हैं उनको एक्सचेंज कर पाए, तो वो सेकेंडरी मार्केट प्रोवाइड करती है। तो सेकेंडरी मार्केट के ऑपरेट होने के मेनली 2 मीडियम्स है। क्या क्या मीडियम्स है? एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट और एक होता है ओवर द काउंटर मार्केट। सो सेकेंडरी मार्केट को हम फर्दर 2 कैटेगरीज में स्प्लिट अप कर सकते हैं: ओवर द काउंटर मार्केट एंड एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट्स। और जो सेकेंडरी मार्केट की जो इंटरमीडिएटरीज है वो बेसिकली हम 2 बोल सकते हैं, या तो होते हैं स्टॉक ब्रोकर्स और एक होते हैं सब ब्रोकर्स। स्टॉक ब्रोकर्स कौन से होते हैं? ऑल दो स्टॉक ब्रोकर्स डीलिंग इन द सेबी, तो वो है स्टॉक ब्रोकर्स जो कि रजिस्टर्ड है विद द सेबी। और सब ब्रोकर्स कौन से हैं? जो इंडिविजुअल्स हैं जो ट्रांजैक्शंस में हेल्प करते हैं, ठीक है, वो हो गए हमारे सब ब्रोकर्स। उसके बाद हमारा छोटा सा टॉपिक बच जाता है इक्विटी मार्केट, डेट मार्केट एंड डेरिवेटिव मार्केट। इक्विटी का मतलब है जिसमें हम शेयर्स के साथ डील कर रहे हैं, शेयर्स ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी, और जिनकी मोस्टली लिस्टिंग कहाँ पे हुई होती है? स्टॉक एक्सचेंजेस में। एज वेल एज हम वो वाले भी कंसीडर कर लेते हैं विच आर ट्रेडेड प्राइवेटली। उसके बाद डेट मार्केट में क्या आएगा? डेट मार्केट में डेट इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे जिन पे हमें फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, और जब उसका मैच्योरिटी पीरियड आ जाता है तो इंटरेस्ट के साथ साथ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल या फेस वैल्यू किया जाता है, दैट इज डेट मार्केट, ठीक है। उसके बाद डेरिवेटिव मार्केट क्या है? डेरिवेटिव मार्केट इज द मार्केट whose value is derived from the value of another underlying asset. So डेरिवेटिव मार्केट में आप वैल्यू को डिराइव करते हो फ्रॉम another underlying asset। और जो अदर अंडरलाइनिंग एसेट है उसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं? इक्विटी आ सकता है, डिबेंचर्स आ सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंजेस आ सकते हैं, कमोडिटीज आ सकती हैं, या कोई और एसेट्स भी आ सकते हैं। सो डेरिवेटिव मार्केट में आप डिराइव करते हो चीजों की वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ अनदर अंडरलाइनिंग एसेट्स। अब जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है वो भी 2 तरह के हो सकते हैं: ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स या फिर एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स, ठीक है। और जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो फॉरवर्ड बेसिस पे हो सकते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं, ऑप्शंस हो सकते हैं, ऑप्शन कॉल या पुट ऑप्शन हो सकती है, ठीक है, वारंट्स हो सकते हैं, स्वैप्स हो सकते हैं। तो आप ये मेंशन करके आ सकते हो कि जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन, वारंट एंड स्वैप्स, ये सब हो सकते हैं। ये एक्चुअली ना अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, पर जब आप 1-2 बार ये वीडियो देखोगे या सुनोगे ना आपको ऑटोमेटिकली चीजें माइंड में सेट हो जाएंगी, ठीक है। सो इतना टेंशन नहीं लेनी, इतना इजी टॉपिक भी नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है, जब 2-3 बार देखोगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं थर्ड यूनिट के साथ जल्दी।